शहरनामा.com में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम जो हाल में हुए 5 असेंबलियों के इलेक्शन हैं उसके ऊपर बात करेंगे और हमारे पैनलिस्ट ये बताएंगे बीजेपी के जीतने की वजह और कांग्रेस के हर जगह से हारने की वजह क्या हो सकती है। उनके अपने अपने ख्यालात हैं जो वो पेश करेंगे। हमारे इस डिस्कशन में आज सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट प्रदीप कपूर साहब हैं और ताहिरा हसन साहिबा हैं जो सोशल एनालिस्ट और एक्टिविस्ट हैं। असद रिजवी साहब हैं जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और खूब लिखते हैं, बड़े बड़े पोर्टल्स पर लिखते हैं। और शहजाद अब्बास साहब हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले सवाल हम प्रदीप कपूर साहब ही से करेंगे कि वो थोड़ा सा रोशनी डालें कि ये बीजेपी जिन सूबों में कमज़ोर भी थी वो कैसे इतनी ताकतवर बन के उभरी, और जिनकी उम्मीद नहीं थी कि वो हारेंगे वो हार गए बुरी तरह से। इसकी क्या वजह हो सकती है कि आपने क्या एनालाइज किया, प्रदीप साहब बताइए। हुसैन अख्तर साहब, ये जो रिजल्ट आए हैं जी, उसमें एक तो ये कि लोकसभा के चुनाव कुछ महीने दूर हैं और बीजेपी ने जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री को आगे रख के लड़ा है, क्योंकि हर जगह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ रहे थे और बाकी जगह जो है वो वहाँ के जो जैसे अशोक गहलोत थे तो कहीं पर जो है वहाँ छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर थे और वहाँ पर कमलनाथ थे। तो जो मोदी का जो चेहरा, जाहिर बात है कि लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले वो भारी पड़ा है वो कांग्रेस के रीजनल लीडर्स के ऊपर। एक वजह तो ये रही। दूसरी वजह ये रही कि अगर आप देखें तो इंडिया अलायंस अगर बना था तो उस अलायंस को असेंबली के चुनाव में भी साथ लड़ना चाहिए था, और अगर वो साथ मिलकर लड़ते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। और जिस तरीके से कांग्रेस को अगर आप देखें कि वोट मिला है, कोई वोट बहुत कम नहीं मिला है। पिछले चुनाव को देखते हुए वोट में कोई बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं हुई है। मामला यह है कि बीजेपी ने बहुत मेहनत के साथ, बहुत मशक्कत के साथ और मोदी जी के चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ा है। जिस तरीके का बूथ मैनेजमेंट बीजेपी ने किया है इन चुनावों में जहां की वो जीती है, वो देखने लायक है। क्योंकि लोगों को सारे सर्वे में तो लग रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन बीजेपी ने इससे हिम्मत ना हार के जो बूथ मैनेजमेंट किया है वो काबिले तारीफ है, बल्कि उसको सीखना चाहिए। आज के दौर में भी जहां हम लखनऊ शहर में देख रहे हैं कि वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं भी अपनी तैयारी में दिखाई नहीं दे रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक तरफ जहां लोकसभा के चुनाव से पहले मोदी के सामने रख के बीजेपी ने चुनाव लड़ा, हर जगह मोदी ही चुनाव लड़ रहे थे, ठीक उसी तरह से जो चुनाव जो है इंडिया का अलायंस जो है वो साथ नहीं था। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में किस तरह से बदमजगी हुई है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कमलनाथ ने क्या क्या नहीं कहा अखिलेश यादव को, और उसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी मध्य प्रदेश में और बाकायदा वहां पे इतनी सीटों पे वो लड़े हैं, तो जिसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को भोगना पड़ा। अगर अलायंस के साथ लड़ते, सीट एडजस्टमेंट करते, तो दोनों मिलकर लड़ते तो तस्वीर जो है कुछ बेहतर हो सकती थी। तो इस तरह से तमाम इश्यूज हैं कि जो एक मैनेजमेंट जो इन्होंने किया है भाजपा ने, बूथ मैनेजमेंट से लेके और तमाम तैयारियां की थी जो दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन चल रही थी, कितने कई सालों से प्रयास में लगे हुए थे, उसका उनको फायदा मिला है। और इंडिया अलायंस का जो अंडरस्टैंडिंग और सीट एडजस्टमेंट नहीं हुआ वो, और तीसरा मोदी को सामने रख के चुनाव लड़ा गया है, उसका फायदा बीजेपी को मिला है। इस इलेक्शन ने साफ दिखा दिया कि एक तरफ हिंदुत्व, साथ में फ्री राशन
और बीजेपी की जो ताकत है उसका बूथ मैनेजमेंट और उनका संगठन, इन सब ने मिलकर बीजेपी को जिताया है। लेकिन और नॉर्थ और साउथ डिवाइड भी सामने दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से साउथ में कंसोलिडेशन जो है वो कांग्रेस का और बाकी पार्टियों का है, बीजेपी जो है वो नॉर्थ इंडिया की पार्टी सिमट के रह गई है। तो हिंदुत्व और फ्री राशन और बीजेपी की जो ताकत है उसका संगठन, इसने बीजेपी को जिताया। आप सही कह रहे हैं कि उन्हीं ने साम दाम दंड भेद का भी इस्तेमाल किया है और पूरी तरह से किया है, और उन्हीं ने आखिर में वही धर्म का सहारा लिया। और राजस्थान में तो उन्हीं ने जो कैंपेन का अंदाज था वो वही था कि जो हिंदू मुसलमान का उनको करना चाहिए था। राजन साहब, ये बताइए कि ये जिस तरह से कांग्रेस लड़ी है, तो इसमें आपने क्या एनालाइज किया कि ये कांग्रेस की जो हार हुई है इतनी शिद्दत से, इसकी क्या वजह है? ठीक है, क्या वोट तादाद जो देखी जाए तो उनकी ज़्यादा वोटों की है बनस्बत बीजेपी के, लेकिन जी बहरहाल कम है। मेरे ख्याल से 9.5 लाख वोट से जो है कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस आगे है, अगर वोटों की आप संख्या में देखिएगा। लेकिन इतनी करारी हार का वजह देखिए, राजस्थान में तो ये इन्होंने अलायंस ट्राइबल जो एक पार्टी है उससे भी नहीं किया, और इस तरह से इन्होंने ना दलितों को कंसोलिडेट करने का अपने साथ, ना ट्राइबल्स को, ना ओबीसी को, ये करने में ये राहुल गांधी बराबर एक नैरेटिव सेट करते रहे ओबीसी का, लेकिन गहलोत जो थे उन्होंने इसको नहीं सेट किया। यहाँ पर ये कमी रही तब भी, जबकि वहां पर रिवाज है कि 5 साल बाद बदल जाती है सरकार, 2% से कांग्रेस पीछे है, ज्यादा वहां वोट शेयर का मतलब पीछे नहीं है कांग्रेस। और उसमें यह भी वजह रहा कि पायलट से जो एक बदमजगी रही उसने बहुत डेंट किया। गुज्जर वोट जो थे वो बात तक कहते रहे कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत कमी रही, बहुत अनमने ढंग से पायलट आए कि हाँ ठीक है हम गहलोत के साथ हैं। ये हाई कमांड की कुछ कमी रही कि उनकी कोई सुन ही नहीं रहा था यहाँ पे। लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में सबसे बाद में कहूंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत एनालिसिस की जरूरत है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ जो आता है, छत्तीसगढ़ में जो सीएम थे उन्होंने तो एड्रेस ही नहीं किया ट्राइबल्स की कोई प्रॉब्लम को, क्रिश्चियंस की प्रॉब्लम को। इसके बावजूद क्रिश्चियन जाहिर है उनके पास ऑप्शन नहीं था, वो कांग्रेस को देते। लेकिन वहीं पर मतलब स्ट्रैटेजी और काम भाजपा का, जमीन पे आरएसएस का संगठन, इसको मानना पड़ेगा, बहुत मजबूत है। और उन्होंने इस तरह से वहां क्रिश्चियनी को खड़ा कर दिया, वहां पे वोट्स जो है वो कटे। और फिर अखिलेश यादव का मैं मानती हूं कि बहुत नहीं वहां पे उनका असर था मध्य प्रदेश में, तो उसका बहुत असर नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत असर तो पड़ा है। क्योंकि देखिए आज इंडियन एक्सप्रेस पे फ्रंट पेज पे ममता बनर्जी ने भी ये बात कही है कि हाँ इंडिया अलायंस ने वोट काटे क्योंकि बात नहीं ठीक से हो पाई। वहां पे कमलनाथ का एरोगेंस था, वो भी सामने आया। और एक चीज और सामने आई अफसर भाई, कि ये जो हम इंडिया अलायंस बना है, जो एक बहुत बड़े मुद्दे पे जा रहा था हेड ऑन लेने बीजेपी को, वो इसी इलेक्शन में इस तरह से बिखरा बिखरा लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि 2024 में ये बहुत कुछ खड़ा कर पाएगा। हाँ ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश में जो करारी हार है उसको एनालिसिस की जरूरत है। 9% का डिफरेंस है, 9% का डिफरेंस सिर्फ अखिलेश यादव के वोट काटने से नहीं होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाडली बहना ने एक इंपॉर्टेंट रोल वहां पे, लुभावनी जो एक उन्होंने चलाई थी स्कीम, उसका असर आया। लेकिन इतना जो डिफरेंस है इसको देखने की अभी मुझे लगता है कि इसको एनालिसिस इसकी थॉरो होनी चाहिए कि वहां पे क्या क्या वजूहात रही। कमलनाथ की एरोगेंस अलग है, लेकिन बहुत फर्टाइल लैंड थी फॉर कांग्रेस, वहां पे क्या हुआ। मुझे लगता है संगठन का रोल भी जो था, आरएसएस भाजपा संगठन ने भी बहुत मजबूती से काम किया। क्योंकि देखिए स्कीम तो गहलोत की भी कम अच्छी नहीं थी जो गहलोत ने चलाई थी, ये स्वास्थ्य वाली राजस्थान में। लेकिन वहां पे ये था कि वो पायलट की वजह से जो एक कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से, लेकिन सिर्फ 2%, जैसे मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 2% की सिर्फ डिफरेंस है राजस्थान में। लेकिन मध्य प्रदेश में एनालिसिस की जरूरत है कि 9% जो डिफरेंस आया है ये सिर्फ अखिलेश यादव के
खड़े होने से नहीं आएगा। उनकी बहुत मजबूत जमीन नहीं है मध्य प्रदेश में, मैं बहुत साफ गोई से कह रही हूँ। लेकिन हाँ, जब वोट करता है तो डंट तो करता ही है, तो वो डंट हुआ है। और एक बात और साफ हुई जो सबसे तकलीफ दे बात है कि इंडिया अलायंस जो है, उनको तो एक मजबूती से किसी भी हाल में मतभेद हटा के आपस में मिलजुल के सीट एडजस्टमेंट करके लड़ लेना चाहिए था। एक बड़े मुद्दे की तरफ वो जा रहे थे, जनता बहुत उनकी तरफ से आशावान थी कहना चाहिए। तो ये जो हुआ है, ये जनता के पास एक बड़ा खराब मैसेज गया है मुझे लगता है। ये जो इंडिया गठबंधन में इतने कॉन्फ्लिक्ट जो मध्य प्रदेश में आ गया, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ उससे इतना फर्क वोट शेयर पे नहीं आएगा। ये एनालिसिस की बात है, इसको अभी काफी एनालिसिस के बाद ये निकलेगा कि इसके पीछे क्या है। जिस तरह से कमलनाथ और अखिलेश यादव में ज़बानी जंगें हुई, वो ज़ाहिर है कि उसका असर जो वोट बैंक था उसके ऊपर पड़ा चाहिए पर भी। और जो लोग बाहर दूसरे स्टेट्स में बैठे थे उनको ये महसूस हुआ कि ये इब्तिदाई में जैसे ही इसका गठन हुआ इंडिया अलायंस का, उसमें इस तरह की बातें हो रही हैं। अब नौबत ये आ गई कि जो कल मीटिंग थी वहाँ होने वाली थी वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि नीतीश और ममता और अखिलेश का जो रवैया है तो मीटिंग टाल दी गई है। कि शहजाद अब्बास साहब ये बताइए कि आपकी पार्टी ने शुरू में ही ये ऐलान कर दिया था कि हम पार्लियामेंट में 65 सीटों के लिए खड़ा करेंगे, तो जब अलायंस बन रहा था तो अलग से ऐलान करने की क्या जरूरत थी? बहुत धन्यवाद आपका हुसैन अफसर साहब। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से जो केंद्र के अंदर सरकार है वो लोकतंत्र और संविधान को के लिए खतरा है, उसके खिलाफ जब ये गठबंधन बना इंडिया गठबंधन, उसमें समाजवादी पार्टी ने बड़े दिल के साथ आगे बढ़ के उसका सहयोग किया और उस गठबंधन में शामिल हुई। उसके अंदर समाजवादी पार्टी शामिल हुई और शामिल होने के साथ जो भी चीजें तय हुई उसी हिसाब से चल रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता और ओबीसी के जो नेता बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो बयान दिए गए हैं वो कड़ी उस शब्दों की निंदा की जाती है कि किस तरीके से उनको ओबीसी के नेता को अपमानित किया गया है। हम तो समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी सभी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है, उसकी एक साजिश है। तो ये गठबंधन जो हुआ उसके बाद भी उसने गठबंधन का सम्मान नहीं किया। गठबंधन का सम्मान नहीं किया, तो ये बताइए कि उबैदुल्ला नासिर साहब ये आखिर होगा क्या? कांग्रेस के क्या जो आला कमान है वो उसके काबू से बाहर निकल गए हैं? गहलोत थे और कमलनाथ और ये सब लोग क्योंकि इतनी लूज टॉक्स कर रहे थे या ओवर कॉन्फिडेंट थे? ये क्या था? कई बातें थी, ओवर कॉन्फिडेंट भी थे, स्ट्रक्चरली भी बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा था और इन लोगों ने किस तरीके से अपनी मिट्टी पलीत किया खुद ही क्या कहा जा सकता है इस में। लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं और राहुल गांधी जितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, उन सब इन लोगों ने पानी तो फेर ही दिया है। रही इंडिया अलायंस का बात, तो ये शुरू में जो बात ये कह रहे थे कि साहब इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए है और असेंबली इलेक्शनों के लिए नहीं है, इससे ज़्यादा अहमकाना बात और क्या हो सकती थी। लेकिन ये लोग नहीं माने। अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं, लेकिन वो तो तेलंगाना भी पहुंच गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए और लड़वाने के लिए। तो दो तीन बातें हैं। ये कहना अकेला सिर्फ कांग्रेस को इल्ज़ाम दे देना कि कांग्रेस जो है वो गठबंधन धर्म पूरा नहीं कर रही है, ये तो जरा से जाति की बात है। कोई भी रीजनल पार्टी ये नहीं चाहती है कि कांग्रेस मजबूत हो, इसलिए कि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं वो सिर्फ कांग्रेस के वोट बैंक पर ही मजबूती हासिल की है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक हो या बहुजन समाज पार्टी का ओबीसी को दलित वोट बैंक हो। तो दोनों तरफ से नहीं चाहती कि रीजनल पार्टियां मजबूत हो और रीजनल पार्टियां भी मजबूत हो। तो ये चीजें हैं। अब उसमें जहाँ तक आप बताइए ना कि लोकतंत्र की बात हो रही है, आइन के बचाने की बात हो रही है, संविधान के बचाने की बात हो रही है, लेकिन अपना अपना हित कोई कुर्बान नहीं करना चाहता है। तो हित भी रखे जाए और कुर्बानी भी न दी जाए और लोकतंत्र बच भी जाए। 15 सीटों की मध्य प्रदेश के अंदर 15 सीटों की उबैदुल्ला नासिर साहब 15 सीटों की मांग समाजवादी पार्टी, आप पार्टी और अन्य पार्टियों ने की थी मध्य प्रदेश के अंदर। आपने बड़ा दिल नहीं दिखाया, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल नहीं दिखाया और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो भी एक ओबीसी के बड़े नेता के खिलाफ, क्या वो सही था? वो जो गठबंधन धर्म था उसको क्या कांग्रेस पार्टी निभाया?
और आप जो बात कर रहे हैं तेलंगाना की कि वहां कोई जनाधार नहीं है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का क्या जनाधार है, आप हमको बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी कहां पे खड़ी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन उसके बाद भी जो गठबंधन किया गया, गठबंधन का जो धर्म है वो समाजवादी पार्टी ने निभाया और एक बड़े ओबीसी नेता का अपमान किया। मध्य प्रदेश के अंदर जो भी हुआ है वो ओबीसी नेता का जो अपमान किया है वो कांग्रेस पार्टी सब उसका अपना हश्र देख रही है यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर चला तो देश के अंदर जो 24 का चुनाव कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसको उनको समझना चाहिए। और दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, जो ड्राइंग रूम की राजनीति कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और जिस तरीके से ये गठबंधन ये जो नेता है उनका अपमान हो रहा है, ये सही नहीं है। उबैदुल्लाह नासिर साहब, ये शहजाद अब्बास साहब, ये कि एक आदमी का अपमान हुआ कुछ अल्फाज और जुमले बोलकर, उसका अपमान पूरी कम्युनिटी का हो रहा है, खास करके जो सेकुलर फोर्सेस हैं या जो सेकुलर अवाम है जो आस लगाए बैठी थी सेकुलर पार्टीज जो तथाकथित है उनके लिए, उनका नुकसान और फायदा देखना चाहिए था कि या एक आदमी के लिए अगर कह दिया गया है तो उसके ऊपर अड़ा रहना चाहिए, उसके ऊपर बड़े बड़े फैसले कर लेना चाहिए। ये भी तो गौर कीजिए आप। हम नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे भी बोलने दीजिए। देखिए कमलनाथ जी एक बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको ये भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। उनको देश के अंदर जो हालात है, जो संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको देखना चाहिएगा कि देश के लिए क्या जरूरी है। 140 करोड़ जनता के लिए हमको किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना चाहिए। उनको वो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनको भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। नियंत्रण की बात है तो सबको नियंत्रण रखना चाहिए और कोशिश ये होना चाहिए कि आवाम के इंटरेस्ट को मतलब नजर में रखा जाए। आवाम का इंटरेस्ट जो है वो ये है कि वो जुल्म और ज्यादती और महंगाई और बेरोजगारी इन सब का मुकाबला जो असर है वो ना पड़े। वो तो रहा नहीं, वहाँ इंडिविजुअल्स के ऊपर कटाक्ष होने लगे और उसका जवाब भी आने लगा। जी उबैदुल्लाह नासिर साहब क्या फरमा रहे थे, बताइए। क्या जवाब दूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाई मैंने तो पहले ही कहा कि गठबंधन का धर्म दोनों तरफ से नहीं निभाया गया। मैंने तो पहले ही कहा कि ये अहमकाना बात थी कि असेंबली के लिए कि इंडिया से गठबंधन नहीं है और लोकसभा के लिए इलेक्शन, ये तो बहुत ही अहमकाना बात है। ये बात तो मैंने पहले ही कहा। और जहां तक भाषा की बात है तो अखिलेश ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए 5 बार के एमएलए और हमारे कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट, उनके लिए वो क्या कोई अच्छी बात थी? चिरकुट कमलनाथ ने तो कहा था अखिलेश इन्होंने तो चिरकुट कुरकुट पता नहीं क्या क्या कह दिया। तो ये भाषा की बात अगर करें तो एक तरफा बात हो जाएगी ना। तो भाई चिरकुट बुरा लफ्ज है या अखिलेश बुरा लफ्ज है, इसको डिसाइड कर लीजिए। अजय राजू कोई छोटे नेता नहीं, वो भी 5-6 बार जीत चुके हैं, मोदी के से वो इलेक्शन लड़ चुके हैं, स्टेट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। लेकिन मैं कांग्रेस के स्पोक्समैन के तौर पर अगर हुसैन भाई आप मुझसे बात कर रहे हैं तो बहुत सारे बात करूँ, और अगर जर्नलिस्ट के तौर पर मुझसे बात कर रहे हैं तो बात करूँ। मैं कांग्रेस को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ नहीं बैठा, बहुत साफ बात, इसलिए कि मैं प्रवक्ता भी नहीं हूँ कांग्रेस का। लेकिन जो बात है वो बात हमने तो जर्नलिस्ट के हैसियत से आपको वही तो मैंने पहले भी अपना फर्ज अदा किया था कि भाई मैंने दोनों को कहा था कि दोनों ने गलतियां की। ये बात तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि ये बात ही अहमकाना थी कि साहब लोकसभा के लिए है और असेंबली के लिए नहीं है। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात थी ना, इसका खमियाजा भुगता उन लोगों ने और ये नेचुरल भुगता। लेकिन ये बात है कि मध्य प्रदेश में आखिर दम तक पार्टी के एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, जो मोतबर जर्नलिस्ट भी है, वो सिर्फ लफाज नहीं है, मोतबर जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी कहा कि मध्य प्रदेश में आखिर दम तक ये उम्मीद थी कि कांग्रेस जीत रही है। हमारा भतीजा इंदौर दौरे पर गया था, वो टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा था, उसने टैक्सी ड्राइवर ने कहा मामा तो मामी के पास गए, लेकिन ये अचानक एकदम से इतना डिफरेंस के साथ चुनाव हार गए कांग्रेस की, एक सरप्राइज की बात है। अशोक में भूपेश बघेल के लिए भी कोई नहीं कह सकता था कि वो जीत रहे, वो तो आखिर दम तक शायद 2 या 3 राउंड के बाद हारे हैं, तो उससे पहले तक तो वो जीतते चले आ रहे थे। राजस्थान में तो हिस्ट्री ही रिपीट की गई, हिस्ट्री में जो कुछ होता रहा वही हुआ है, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत का परफॉर्मेंस अच्छी खासी रही। तो ये हार इसके एक फैक्टर नहीं है, किसी एक फैक्टर को या किसी एक चीज को जिम्मेदार नहीं करार दिया जा सकता। इसमें बहुत से फैक्टर है और इसकी बहुत डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी। जो मैं तारा जी से एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो सिंसियरिटी, जो डेडिकेशन, जो मेहनत और जो लगन आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाते हैं मुसलसल जीतने के बाद भी,
वो मेहनत, वो लगन, वो सिंसियरिटी, वो डेडिकेशन किसी भी कांग्रेसी के पास या किसी भी पार्टी के पास नहीं है। ये कि दूसरे को गाली गलौज कर लेना, दूसरे के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर लेना, ये कोई ग्राउंड पे जाके कौन कितना काम करता है इसका अंदाजा हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा मसला तो यही कि ग्राउंड पे कितना काम हुआ है। लेकिन ये कि ये हार जो है इसकी एनालिसिस बहुत आसान नहीं है, इसकी वजह पाना बिल्कुल आसान बात नहीं है, इसलिए कि इसमें सिर्फ एक फैक्टर काम नहीं कर रहा है, बहुत से फैक्टर काम कर रहे हैं, बहुत सी चीजें काम कर रही हैं। वरना जिस तरीके से हारा हुआ चुनाव मोदी ने जिता लिया, ये कोई मामूली बात नहीं। और कैसे जिता लिया, किस तरीके से जिता लिया, इस पर करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा सबको। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं कि वो लोकतंत्र के लिए अपनी कुर्बानियां देता रहे या जिम्मेदारियां निभाता रहे। लोकतंत्र बचेगा तो सभी बचेंगे, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो कोई नहीं बचेगा। और 20 से 24 के बाद लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर सबको गौर करना चाहिए। हमारे साथ में असद रिजवी जो हैं, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत देश के महत्वपूर्ण जो पोर्टल्स हैं और अखबारात हैं उसके लिए लिखते हैं, खूब लिखते हैं और अपनी राय भी रखते हैं। असद रिजवी साहब ये बताइए कि अगर यही हाल रहा कि जूतियों में दाल बढ़ना शुरू हो गई है, तो इंडिया अलायंस का कैसे मुकाबला कर पाएगा इंडिया का? शुक्रिया सनस्तर साहब। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो बात कही उबैदुल्लाह नासिर साहब ने भी कही कि इसकी कई लेयर्स हैं और कई लेयर्स के ऊपर इसकी एनालिसिस की जा सकती है कि इस जीत और हार के क्या कारण हैं। लेकिन अगर आप इसे मोटा मोटी देखिए तो इसे दो तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। नंबर एक ये है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो सोसाइटी में बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया है, और यही वजह है कि अगर अशोक गहलोत जितनी भी अच्छी स्कीम ले आए हेल्थ के लिए, या ओपीएस जो सारे हिंदुस्तान में सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा है उसको भी ले आए, तो भी वो असर नहीं ज़मीन पे करता है। धान की अच्छी कीमत भी देते रहें अगर भूपेश बघेल, तो भी वो असर नहीं करता है। सबसे ज़्यादा ऊपर अगर दिखाई देता है इस इलेक्शन को अगर मोटा मोटी देखिए तो हिंदुत्व का मुद्दा चलता हुआ दिखाई देता है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं इन 3 राज्यों की जो नॉर्थ इंडिया के हिंदी पट्टी के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। नंबर 1। दूसरी जो बात है कांग्रेस की, आप तमाम तरीके से उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। उन्हीं ने छोटी पार्टियों से अलायंस करने से परहेज किया, या कमलनाथ साहब की तरफ से क्या बयान आया, अखिलेश यादव जी की तरफ से क्या बयान आए, वो अपनी जगह है। लेकिन कांग्रेस की जो बुनियादी गलती थी उसको कांग्रेस को मानना चाहिए, वो ये थी कि कांग्रेस बीजेपी की पिच पे जाके खेल रही थी। यानी कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पे खेलने की कोशिश कर रही थी, और हिंदुत्व की पिच के ऊपर बीजेपी जब चैंपियन है तो उसके ऊपर कोई भी दूसरी पार्टी उसके ऊपर नहीं खेल पाएगी। नंबर 1। नंबर 2 बात इसके अंदर यह है जो कांग्रेस की गलती है कि बीच से जैसे ही बिहार में जाति जनगणना का सेंसस आया, वैसे ही राहुल गांधी ने उस इश्यू को पिक कर लिया, जबकि कांग्रेस कभी भी मंडल पॉलिटिक्स की एक्सपर्ट नहीं रही है। उसको जाति सियासत का उतना अंदाजा नहीं है जितना ये जो हमारी मंडल के से पैदा हुई हुई पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, और बीच इसको चूज करके इस फार्मूले को लेकर आगे बढ़ने लगे, जबकि उनको इस फार्मूले को पहले समझने की जरूरत थी और उसके बाद इस पिच पे खेलने की जरूरत थी कि वो कास्ट सेंसस के मुद्दे को लेके, यानी कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के मुद्दे पर जाते। और जहाँ अब मैं आपके सवाल पे ही सीधा आता हूँ कि जो आपने सवाल किया कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जिस तरीके से आपस में इनफाइटिंग है, तो इस इनफाइटिंग का देखिए असर 2 तरीके के देखने को मिलेंगे। एक इनफाइटिंग का असर ये है कि कांग्रेस जो है वो ये चाहेगी कि अभी भी उसका अपर हैंड रहे इन रीजनल पार्टीज के ऊपर। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस 3 स्टेट्स में चुनाव हारी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, और इन तीनों स्टेट्स में वो बीजेपी से हारी है। लेकिन जहां मुकाबले में उसके रीजनल पार्टी थी, केसीआर की पार्टी थी, भारतीय समिति जो उनकी पार्टी है, भारतीय समाज समिति, उससे वो चुनाव जीत गई वहां पर तेलंगाना में। इसके पहले उसने जो था रीजनल पार्टी जेडीएस को वहां पर खत्म कर दिया कर्नाटका में, और उसका नतीजा यह है कि वो आज भी कांग्रेस ये सोचेगी कि रीजनल
बीजेपी के मुकाबले भले कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है, लेकिन रीजनल पार्टीज के मुकाबले कांग्रेस जो है वो अपने आप को मजबूत आकेगी। उसकी वजह यह है कि आप देख लीजिए जेडीएस को उसने बिल्कुल हाशिए पे ला दिया कर्नाटका में, और यही केसीआर की पार्टी के साथ तेलंगाना में हुआ। इसलिए कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले तो अपने को कमजोर समझेगी जरूर, और समझना भी चाहिए उसे, उसकी स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से फेल हुई है। लेकिन रीजनल पार्टीज पे आज भी वो जो है बढ़तरी हासिल करने के लिए सुप्रीमेसी हासिल करने की कोशिश करेगी। सवाल ये है कि अब ये अक़लियतों को बिलखुसूस ये कैसे समझाया जा सके कि ये जो है जूतियों में दाल नहीं बटेगी, क्योंकि फिर 5 बरस तक कौन जीता है तेरी जुल्म के सर होने तक फिर इंतजार करेंगे, और फिर अक़लियतें सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैंगी। तो ये ऐसा कोई प्रेशर ग्रुप होना चाहिए मौलवियों का, दानिश्वरों का, या और जो भी सोसाइटी के जो आम तरीन लोग हैं उनका, कि वो सेकुलर फोर्सेस को यकजा करें और उनको उनमें इत्तेहाद पैदा करें। ये किस तरह से होगा? ताहिर हसन साहब, आप कुछ रोशनी डालिए इस पर। नहीं, देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा 1 सेकंड लेती हूँ कि जो अभी बात हुई थी छत्तीसगढ़ की, ये बात सही कहा कि वो हिंदुत्व की पिच पर सीएम खेलने लगे थे, वो यात्रा वात्रा निकाल रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने, मैंने जैसे कहा, क्रिश्चियंस इश्यूज को, जो कन्वर्जन का इशू, उसको एड्रेस नहीं कर पाए ठीक से। देखिए, पूरा एनालिसिस अभी देखिए छत्तीसगढ़ और इसकी एनालिसिस राजस्थान की बहुत हद तक हो गई है और लोग समझ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, जैसे मैंने रिपीट किया था पहले अपने ओपनिंग कमेंट में, कि मध्य प्रदेश के लिए अभी एनालिसिस की जरूरत है। मैं फिर कह रही हूँ कि अखिलेश यादव जी, वहां बहुत मजबूत पार्टी नहीं है मध्य प्रदेश में जमीन पे। हाँ, थोड़ा बहुत वोट कटा होगा, उसका डेंट आया है वहां, और क्या वजह है इसको देखना होगा। कमलनाथ, पहली बात तो जमीनी नेता नहीं है, ये सब जानते हैं। दूसरी बात, बाहर के हैं। तीसरी बात, दिग्विजय सिंह का भी क्या रोल रहा, बहुत सी चीजें वहां देखने की हैं। तो ये कांग्रेस की ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की अपनी कला, अपनी कमियों से हुआ है, और कांग्रेस राजस्थान में कमियां होते हुए भी मजबूत लड़ी है। 2% की वोट शेयर से नीचे आई है। इतने के बावजूद हो सकता है उनकी स्कीम्स ने लुभाया हो कि जो गैप है इतना कम। मतलब कांग्रेस तो इससे जब बदलती थी सरकार तो बड़े कम उनका वोट शेयर चला जाता था, लेकिन यहाँ पे बेहतर हुई है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को, देखिए, मेरा कुछ, मैं कांग्रेस की नहीं हूं ना, मैं कांग्रेस की से बहुत सिंपैथाइजर हूं मैं कहूंगी। लेकिन इस वक्त जो आपने अक़लियत की बात किया, माइनॉरिटी की बात किया, और देश के संविधान की बात हो रही है, बात तो बहुत कुछ हो रही है, लेकिन ये पूरा कैसे होगा? सिर्फ बात कर लेने से पूरा होगा? ड्राइंग रूम में बैठ के बात पूरी होगी, या हमारा ईगो आगे बढ़ेगा ऐसे पूरी होगी? नेशनल पार्टी अभी कांग्रेस है, ये मानना पड़ेगा। और कांग्रेस को हटा देना, ये तो बीजेपी भी चाहती है कांग्रेस मुक्त भारत। अगर रीजनल पार्टियां भी कांग्रेस मुक्त भारत चाहेंगी तो मुझे नहीं लगता अब कुछ बचेगा इसमें। मुझे लगता है मिलके इसमें चुनाव लड़ना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी अगर नहीं लड़ते तो किसी को नहीं मिलेगा कुछ, और इसके बाद जो रीजनल पार्टियां हैं वो भी उठ के खड़ी नहीं हो पाएंगी। मैं बहुत साफ गोई से कह रही हूँ, यहाँ कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ चीजें दिमाग से भी सोच के सामने आती हैं। एनालिसिस एमपी में जरूरत है, सिर्फ एमपी में, मतलब बहुत अंदर तक की डीप एनालिसिस की जरूरत, कि एमपी में क्या हुआ करके तब निकलेगा। लेकिन यहाँ माइनॉरिटीज के लिए, सबके लिए, दलित, ओबीसी, और अगर ओबीसी का मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने तो बुरा क्या किया, अच्छी तरह उठाया, और उन्हें सदन में उठाया। ओबीसी नेता उठा नहीं रहे ढंग से, क्या होगा? लालू उठाते थे दमखम से मुद्दे को। भाई आप उठाइए ना, ओबीसी इतना बड़ा चंक है, उसका मुद्दा उठाइए, उसके तमाम मुद्दे हैं, उसकी तमाम पीड़ा है, उसको उठाइए, सड़क पे ले जाइए, बात करिए। सिर्फ इलेक्शन से पहले ओबीसी याद आता है। यहाँ राहुल गांधी की भी कमी है। इस ओबीसी, दलित, मुस्लिम, इस तमाम मुद्दों को, क्रिश्चियन, बौद्ध, सभी को लेके चलना चाहिए था। इन मुद्दों को पूरे साल लेके चलना चाहिए। कांग्रेस के पास सब कुछ है, सबसे बड़ी कमी है इनका संगठन बहुत कमजोर और जमीन पे उतरना नहीं चाहता है। सपा का संगठन जमीन पे उतर जाता है, लेकिन कांग्रेस का संगठन जमीन पे नहीं उतरता है। उनका संगठन के काम का तरीका ही अजीब है।
जिसकी वजह से जितना भी मेहनत राहुल गांधी करे वो सब रायगा करने के लिए यहाँ पे सब मौजूद है। कार्यकर्ता कोई होता है, मैं तो कहती हूँ बस्ते तक नहीं लगते हैं। ये इन्हें देखना चाहिए, उनके पास पन्ना प्रमुख तक है भाजपा के पास। इनको तो सारी चीजें, कैसे वोटर्स में जागरूकता हो, वोट बने कि नहीं, उनका वोटर आईडी कार्ड बना कि नहीं बना, हमारे वोटर्स कहाँ किस इलाके में है, ये सब करना चाहिए ना। उनको लेके उनके लोगों को निकलना चाहिए, महिलाओं के बीच संवाद करना चाहिए। महिलाओं ने एमपी में वोट दिया है, लाडली बहना का इफेक्ट है उस पर। तो ये तमाम चीजें हैं, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि ये कहीं कोई एक हेड ऑन लेने की पोजीशन में है भाजपा को। हार जीत के इस दौर में और जो एनालिसिस की जा रही है कि हार की और जीत की भी, उसमें फिर एक बार ईवीएम का सवाल खड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी में भी आज अखिलेश ने भी कहा कि इस पर गौर करना चाहिए। कांग्रेस के जो यूपी के कुछ लीडर हैं उन्हीं ने भी कहा इस पर होना चाहिए, गौर होना चाहिए। तो सवाल ये है कि जब ये शुरू में ईवीएम का मसला उठा था उसके ऊपर ठीक से जोर नहीं दिया था अपोजिशन ने, बिल्कुल सब ने राय फरार भाग रहे थे उससे कि हम इसको नहीं उठाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं बाई इलेक्शन में वो जीत जाते थे। तो क्या ईवीएम का मसला कुछ मजबूती से उठाना चाहिए पार्टी को, या ये फिर दो एक ने ऐसे बयान दिया हाफ हार्टेडली और फिर निकल लिए? नहीं, देखिए कहाँ अपोजिशन ने उठाया ही नहीं है, कब उठाया? अभी आ जाया अखिलेश का बयान, इससे पहले भी बयान आ चुके हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं बयान। उससे कुछ मतलब नहीं, मजबूती से उठाएं तब ना। जी वैसा देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना के साथ वीवीपैट जो है वो उनको काउंट कीजिए, तो वीवीपैट के घपले भी होते रहते हैं। ये असल में ईवीएम हमारी समझ में नहीं आता कि जहां से ईवीएम इजाद हुई यानी जापान से, उन लोगों ने ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया। कई जगह कई मुल्कों ने ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया। कांग्रेस पार्टी ईवीएम लेके आई थी। हम समाजवादी पार्टी हमेशा से बैलेट पेपर से चुनाव के मांग करते हैं और कर रहे हैं, लगातार करते चले आ रहे हैं। आप देखिए कि पूरी दुनिया में, अमेरिका के अंदर इतना बड़ा मुल्क है, वहां पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है। कांग्रेस पार्टी इसको लेके आई है। कुछ चीजें कांग्रेस पार्टी ऐसी लाई है जिससे आप समझ लिए कालीचरण का जैसा उदाहरण हम दे रहे हैं कि वो डाल पे बैठ के उसी डाल को काटते थे, वही कांग्रेस ने भी किया है कि बैलेट पेपर से चुनाव होता था, बैलेट पेपर को खत्म करके ईवीएम ले आए। आज ईवीएम को खत्म करने के लिए वो बढ़-चढ़ की आवाज नहीं उठा पा रहे, क्योंकि लाए वही है। कांग्रेस पार्टी कभी भी, आप देखिए कि गठबंधन होने के बाद भी, इंडिया गठबंधन होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है। उसकी एक साजिश साइड में चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये नहीं सोच रही है कि देश के अंदर क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था का हाल क्या है, महंगाई का हाल क्या है। वो इन सब बातों से सरपरी होकर सिर्फ और सिर्फ मांग यही करती है समाजवादी पार्टी के बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लगातार मांग समाजवादी पार्टी पहले से भी करती आ रही है और अब भी यही कर रही है मांग। नहीं, आपकी पार्टी ने भी बैकआउट किया था उस सिलसिले में, कुछ ज्यादा नहीं पहले कहा, फिर बाद में सबने दौड़ा दिया। दूसरी पार्टी ने, किसी ने साथ नहीं दिया। साहब की बात से लोहिया बात की बू आ रही है कि आरएसएस अच्छी है, कांग्रेस बुरी है। मसला तो सिर्फ यही कि लोहिया की यही आइडियोलॉजी थी कि आरएसएस अच्छी है। देखिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट उबैदुल्ला साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका एनालिसिस हमसे ज्यादा होगा, आप सीनियर भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। लेकिन हम एक बात जरूर आपसे कहेंगे, कांग्रेस पार्टी के अंदर आप देखिए कि इस 9 सालों के अंदर आप सर्वे कीजिएगा पूरा उठा के कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आप देखिए, पूर्व राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी, आखिरी समय में वो जाके आरएसएस के दफ्तर में बैठे थे। तो शक तो होएगा ही। मैंने पहले ही बात कही है, जो बुजुर्ग नेता हैं जितने भी हैं, जो ड्राइंग रूम की राजनीति कांग्रेस पार्टी में कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाएं, यंग लोगों को आगे लाएं, तब पार्टी खड़ी हो सकती है। लेकिन ये जिस तरीके से ड्राइंग रूम की राजनीति करे, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने नेता हैं, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा उनका चैनल पे बैठ के, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी गलबलैया या तो चल रही है या वो चले गए हैं। आप देखिए तो उठा के इतिहास को,
कांग्रेस पार्टी के अंदर। हमने यही तो कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को इस पे गौर करना चाहिए। सबसे पहले ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएं, तब पार्टी मजबूत होगी, सड़क के ऊपर आएगी। समाजवादी पार्टी हमेशा से शहजाद अब्बास साहब गलगलैया का जो कहे कि बगलगीर होने को कहते हैं, तो वो तो सभी पार्टियों पर इल्जाम लग रहा है, यहाँ तक कि ओवैसी साहब पर, आपकी पार्टी पर और नहीं, मेरी पार्टी पे नहीं लग रहा है। मेरी पार्टी कोई कनेक्शन है? मेरी पार्टी पे कभी नहीं लगा, मेरी पार्टी कभी नहीं लगा। सवाल ये है कि अब ये बहुत बड़ा इलेक्शन है 2024 का, जिंदगी और मौत का सवाल है। हम तो बात माइनॉरिटीज की ज्यादा कर रहे हो, सेकुलर जो लोग हैं हिंदुस्तान के, उनका होगा क्या जब ये आपस में इतने जुतियों में दाल बट रही है और इस कदर एक दूसरे को कोई तुझ दिखा रहा है, कोई भागा जा रहा है, कोई बयान दे रहा है, कोई खामोश है। तो इस तरह से तो पहले ही से डिक्लेयर कर लीजिए कि कोई जीतने वाला नहीं है, और जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उसको आगे आना चाहिए, आगे आके इस गठबंधन को बचाने की कोशिश करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उसको आगे बढ़ के 2 कदम उसको देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को दूर करना चाहिए। जो नाराजगियां उनको बैठ के बात करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। अब जैसे ही चुनाव मध्य प्रदेश का हारे, उसके बाद फौरन लेटर जारी हो गया कि साहब जो है 6 दिसंबर को मीटिंग है इंडिया गठबंधन की। अब आपको गठबंधन याद आ रहा है, उस टाइम पे आप जो है अपमानित कर रहे थे क्षेत्रीय पार्टियों को। देखना होगा ना, इन सब चीजों को भी देखना चाहिए। चलिए, वो आप लोग देखें या ना देखें, हम लोगों को देखना, जो आम जनता जनार्दन है, हम लोग सब जनता हैं, हम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं या होंगी, ये इस पर गौर करने की ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। और ये बादशाहों, राजाओं, सल्तनत और इन लोगों की तरह से जो एटीट्यूड हैंगे, इसको बदलना पड़ेगा, वरना कोई माफ़ नहीं करेगा, हिस्ट्री नहीं माफ़ करेगी। क्योंकि ये जो बड़ा क्रूशियल इलेक्शन होने वाला है, आप सबको मालूम है कि ये इलेक्शन जो है बहुत ही खतरनाक, हर तरह से बहुत ताकत से लड़ा जाएगा, और क्या इसमें होगा ये आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं। असद रिजवी साहब, आपका क्या सजेशन है ईवीएम के सिलसिले में, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, देखिए, ईवीएम के सिलसिले में मैं हमेशा ये कहते आया हूँ कि जो बात अभी शहजाद भाई ने भी कही कि अमेरिका जैसी स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी में भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और भी जो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हों या अमेरिकन कंट्रीज़ हों, वहाँ पे अगर आप जाके देखिए तो हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है, लेकिन जब इलेक्शंस की बात आती है तो वो बैलेट पेपर पे ही चुनाव करते हैं। और अगर देखिए, मैं एक चीज़ को गौर कर रहा था और मैंने शायद आपसे डिस्कस किया था फ़ोन पे कि लगातार आप चाहे यूपी का 2022 का चुनाव हो या 2023 का ये चुनाव हो जो अभी हाल में ख़त्म हुआ है, हम कहीं पे भी ज़मीन का जो हम क्या जितने सीनियर सेफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ज़मीन का मिजाज वो कुछ पढ़ते हैं और नतीजे कुछ सामने आते हैं। ये कैसे हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं उनका आइडिया ये था कि छत्तीसगढ़ जो है ये केक वॉक है कांग्रेस के लिए। इतनी ज़्यादा ऊब चुके थे लोग एक तरीके से शिवराज सिंह से, और कह रहे थे कि ठीक है, शिवराज सिंह से हमें नाराज़गी नहीं है, तब भी एक ही चेहरा कब तक देखें। और वहाँ पर राजस्थान में ठीक है, वो एक पैटर्न है कि उनके यहाँ रिवॉल्विंग चलती है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, मगर जिस तरीके की स्कीम्स लेके आए अशोक गहलोत, तो उनकी अच्छा पब्लिक में, अगर लाडली बहना का इन्फ्लुएंस मध्य प्रदेश में था तो वहाँ पर ओपीएस और हेल्थ की जो स्कीम्स थी उनका इन्फ्लुएंस था अशोक गहलोत का। यहाँ पे लाडली बहना काम कर जाती है, वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस काम नहीं करता है उनकी स्कीम्स का। इसके माने ये बहुत डीप थिंकिंग की ज़रूरत है कि या तो सारे सेफोलॉजिस्ट जो है, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो अब ज़मीन को रीड ही नहीं कर पाते हैं, या जो जिनसे वो बात करते हैं वो मन की बात नहीं शेयर करते हैं अपनी, कहते कुछ है और बैलेट ईवीएम मशीन के ऊपर जाके कुछ और
करते हैं, या तो कोई और वजह है कि जिसकी वजह से जो भी रीडिंग सामने आती है, जो भी एनालिसिस प्री काउंटिंग सामने आती है, वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसको देखिए, अगर सब पार्टियां एक साथ खड़ी हों ईवीएम के खिलाफ और एक साथ खड़ी होकर कहें कि हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, अगर वो ये मानती हैं कि ईवीएम में रैगिंग होती है, तो वो क्या हारने के लिए चुनाव लड़ती हैं? कहे के लिए चुनावी कंटेस्ट करती हैं, इतना पैसा लगाती हैं, इतनी मेहनत करती हैं? अगर उनका यही मानना है कि ईवीएम में रैगिंग हो रही है, तो वो सीधा कहें कि पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जाएगा कि इंडिया जैसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में अपोजिशन चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बनेगा और फिर से बैलेट पेपर वापस आ जाएगा। लेकिन जब इलेक्शन हार गए, अच्छा अगर है भी, तो ये इसलिए बचते हैं कि भाई कांग्रेस बचेगी कि वो कहेगी भाई 3 स्टेट हारे तो हमारे तेलंगाना पे भी सवाल खड़ा होगा, तेलंगाना भी हम ईवीएम से ही जीते हैं, कर्नाटका भी ईवीएम से ही जीते हैं। अब वो किस स्ट्रेटेजी से ईवीएम का खेल हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो समझने की जरूरत है। और अगर एक साथ आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर उनको लग रहा है कि वो ईवीएम में कुछ हो रहा है, तो वो फिर हारने के लिए अपनी ताकत और अपने पैसे को बर्बाद करते हैं। अगर वो एक साथ खड़े होकर इसका बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, एक साथ खड़े होकर बाइकआउट करेंगे कि नहीं 24 जो है बैलेट पे होगा तभी लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे, तो एक इंटरनेशनल मैसेज जाएगा इसका कि भाई वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में पूरा अपोजिशन चुनाव का बाइकआउट करके बैठ गया है। अदरवाइज ये एक बयान उन्हीं ने दे दिया, एक बयान इन्हीं ने दे दिया, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है ना। वो रिप्लेस होगी और फिर हार जाएंगे, फिर कह देंगे कि ईवीएम ने हरा दिया। ये तो ईवीएम का जो अब ये नया जो अभी शुरू हुआ है वो भी बहुत शिद्दत से नहीं उठाया जाएगा। अभी तो अखिलेश यादव ने हल्के फुल्के तरीके से कहा है, कांग्रेस के जो यहाँ के प्रवक्ता हैं यूपी के, उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से तो आम सहमति पर बनने पहले इंडिया अलायंस जो है वही आम सहमति बनाए, तब तो इसके ऊपर हो सकता है। और हाफ हार्टेडली ये बात करना, यूं ही एक ऑफ हैंड कह देना कि इसके ऊपर होना चाहिए, जाहिर है कि पेगासस का मामला जो है वो वही नहीं हल हो पाया आज तक। जाहिर है उसमें रिलीफ नहीं मिलने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट उसका वो आपके सामने थाली में लाके पेश नहीं, क्योंकि उसी का टूल बना के वो काम करते हैं उससे। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं असद साहब? जी, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था आपसे, आपकी इजाज़त से एक चीज़ कह रहा हूँ कि मैंने अमेरिका में भी कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट के और साइंटिफिकली जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में बात करते हैं, काम करते हैं, और लखनऊ में भी कुछ लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छा जानते हैं उनसे बात करी, और उन लोगों का भी मानना ये है कि मतलब टेम्परिंग इज पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। होती है या नहीं होती है वो उस पर उनका कोई कमेंट नहीं था, मेरा भी कोई कमेंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर टेम्परिंग पॉसिबल है। हम तो यही देख रहे हैं कि जिस तरीके से साइबर जराइम और क्राइम बढ़ रहे हैं, नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो कोई बैद नहीं कि कहीं ना कहीं कुछ ना हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन पॉसिबिलिटीज हर चीज़ की हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक में और इंटरनेट की दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। बहरहाल ये एक तवील मौजू है। मसला ये है कि हमारे जितने इंस्टीट्यूशन हैं उन सब पे कब्जा है आरएसएस वालों का। आप इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करते हैं कि वो इस पे कोई चेंज लाएंगे? सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के पंचाका लगा दिया कि साहब आप 25% जो वीवीपैट काउंट कराइए, बाकी सब पे होने दीजिए। तो हम जाए तो यहाँ तो मसला ये हो गया है कि हमारे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, अपोजिशन के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है, कोई जरिया बचा ही नहीं है कि जहाँ से वो इंसाफ हासिल कर सके या अपनी मर्जी की कोई बात हासिल कर सके। तो मसला यही पर आ जाता है कि ये बात जैसे कि असद ने कहा कि साहब सारी पार्टियां एक साथ तैयार हो और कह दें साहब हम इलेक्शन का बाइक करेंगे, ये सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी, सब पार्टी इस पर, या भी कहीं ना कोई बीजेपी परस्त पार्टी ऐसी जरूर निकल आएगी तो कहेगी ठीक साहब हम लड़ेंगे इलेक्शन, हमको उम्मीद है, हमें कॉन्फिडेंस है वीवीपैट पे, उस पे वीवीएम पे। तो मसला यह है कि सब लोग बातें ज्यादा करते हैं, काम करने के लिए सब लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जब वक्त आता है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। ये सब चीजें लगी रहती हैं। जब तक इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और हिंदुत्व का मामला जो है ये सबसे ज्यादा टेढ़ा है, सबसे ज्यादा संगीन है। हिंदू अया परस्ती इस वक्त सबसे ज्यादा सिक्का राजुल वक्त है। सेकुलरिज्म सब जो है इसका रास्ता हो चुके हैं। इन सबकी बातें करना बेकार है। हिंदुत्व की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, हिंदुत्व के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, अवाम को किस तरीके से बेदार किया जाएगा,
उनके ज़मीरों को कैसे झिझोड़ा जाएगा, उन्हें कैसे एहसास दिलाया जाएगा कि भैया आपका रोजगार जा रहा है, आपकी नौकरियां जा रही हैं, आपका मुस्तकबिल अंधेरे में है, हिंदुस्तान पे बड़ा बोझ लग चुका है जिसका कोई अंदाजा नहीं है, हिंदुस्तान की सरहदें महफूज नहीं है, कितनी दूर तक चाइना घुस आया, इन सब बातों की तरफ कोई तवज्जो देता नहीं, सिर्फ हिंदुत्व के जरिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। यही सब चीजें हैं जिनके काट बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत डीप एनालिसिस और बहुत बड़ी सेक्रीफाइसेस की जरूरत होगी, तभी ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, वरना इस मुल्क में बहुत दिनों तक के लिए, देखिए 50-60 साल तक कोई मुल्क में तब्दीलियां हो जाए ये बहुत मुश्किल बात होती है। 75 साल जमहूरियत चल चुकी है, अगले 75 साल क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल ये कि ये मौज़ूआत जो हैं वो बहुत तवील हैं और बहुत वक्त तलब हैं और इसके ऊपर मुसलसल काम करने की ज़रूरत है, बहस मुबाहिसे की ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो राय फरार भी अख्तियार करती हैं। कहीं कहीं पर अगर वो ज़िमनी इलेक्शन यानी बाई इलेक्शन जीत जाती हैं तो उसके बाद में वो सोचती हैं कि अब हम इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। हम फिर किसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आप सब हज़रात का, खातून ताहिरा हसन साहबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने तशरीफ़ दिया। हम आपको शुक्रिया।